नमस्कार दोस्तों, मैं अभिलाष स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। आशा करता हूं कि आप मेरी वीडियो शुरू से फॉलो कर रहे होंगे और जो मैं अपनी वीडियो में बता रहा हूं उसे आप अपनी नोटबुक में और साथ ही साथ उसे अपने सिस्टम पर करके देख रहे होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं या रैंडमली सर्च करके इस वीडियो पर आ गए हैं तो आप मेरी वीवीए वाली प्लेलिस्ट पर जाकर वीडियोस को शुरू से फॉलो करें ताकि आपको और बेहतर समझ में आए। तो फिर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो इस वीडियो सीरीज का पार्ट 6 है जिसमें हम एक्टिव सेल और ऑफसेट को डिटेल में देखेंगे। हमने अपनी लास्ट क्लास में सेल एक्सेस करने के लिए रेंज फंक्शन और सेल फंक्शन का यूज़ देखा था, या टेक्निकली आप कहें रेंज फंक्शन और सेल फंक्शन के द्वारा हमने सेल का ऑब्जेक्ट बनाया था और फिर उस पर एक्शन किया था। फिलहाल हम एक्टिव सेल और ऑफसेट के बारे में बात कर रहे थे, तो फिर इन्हें देखते हैं। स्टार्ट करते हैं एक्टिव सेल से कि एक्टिव सेल क्या होता है। जो भी सेल हमारी वर्कशीट में सिलेक्टेड होता है उसे हम एक्टिव सेल कहते हैं। किसी पर्टिकुलर टाइम में हमारा केवल एक ही एक्टिव सेल रह सकता है, मतलब कि आप किसी वर्कशीट में एक से ज़्यादा एक्टिव सेल नहीं बना सकते। हमारा किसी न्यू वर्कशीट में एक्टिव सेल हमारा A1 होता है, जब तक कि आप उसे चेंज ना कर दें हमारा एक्टिव सेल A1 ही रहेगा। इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। चलते हैं अपने एक्सेल पर। दोस्तों, पहले मैंने बताया कि हमारा किसी वर्कशीट में जो भी हमारा सिलेक्टेड सेल होता है वो हमारा एक्टिव सेल होता है। जैसे कि मेरा सिलेक्टेड सेल ये है, इसके चारों ओर आपको रेक्टेंगुलर बॉक्स दिखाई देगा, ये मेरा एक्टिव सेल है। अगर मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ तो मेरा एक्टिव सेल ये हो जाएगा C5। अगर मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ तो मेरा एक्टिव सेल D3 हो जाएगा। अगर मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ तो मेरा एक्टिव सेल D6 हो जाएगा, D6। फिर मैंने बताया कि किसी पर्टिकुलर टाइम में हमारा एक वर्कशीट में केवल एक ही एक्टिव सेल रह सकता है। जैसे मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ तो आप सोचोगे कि मेरा B3 से B13 तक मेरे एक्टिव सेल हैं। दोस्तों, यहाँ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये मेरा सिलेक्शन है। इस सिलेक्शन में केवल मेरा B3 एक्टिव सेल है। और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं सिलेक्ट करता हूं, इस सिलेक्शन में मेरा एक्टिव सेल केवल D4 है और इस सिलेक्शन में मेरा एक्टिव सेल केवल B8 है। फिर मैंने बताया न्यू वर्कशीट में हमारा एक्टिव सेल A1 ही रहता है। तो मैं दिखाता हूँ, यहाँ मैं एक न्यू वर्कशीट जनरेट करता हूँ तो आपने देखा हमारा एक्टिव सेल A1 है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने एक्टिव सेल को सही से जाना होगा कि हमारी वर्कशीट में सिलेक्टेड सेल को ही एक्टिव सेल कहते हैं और किसी पर्टिकुलर टाइम में वर्कशीट में केवल एक ही एक्टिव सेल रह सकता है, एक से दो एक्टिव सेल हमारे नहीं हो सकते। तो फिर शुरू करते हैं अपनी कोडिंग। डेवलपर टैब, विजुअल बेसिक, यहाँ मैं इंसर्ट करूँगा अपना मॉड्यूल। इंसर्ट मॉड्यूल, मॉड्यूल का नेम दे देता हूँ एक्टिव सेल एंड ऑफसेट। एंटर। यहाँ मैं सब रूटीन लिखता हूँ, सर्व माय एक्टिव सेल, पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज। इसे मैं साइड कर देता हूँ। दोस्तों, इस टाइम मेरा इस वर्कशीट में एक्टिव सेल B3 है। अब मैं चाहता हूँ इस एक्टिव सेल की वैल्यू अभिलाष हो जाए, तो मैं लिखूंगा एक्टिव सेल डॉट वैल्यू इक्वल टू अभिलाष। रन। दोस्तों, मेरी एक्टिव सेल की वैल्यू अभिलाष हो गई है। अब मैं इसे हटा देता हूँ, इसे सिलेक्ट करता हूँ। अब मेरा एक्टिव सेल C4 है। फिर मैं इसे रन करता हूँ
तो आपने देखा इस बार मेरी C4 की वैल्यू जो कि मेरा एक्टिव सेल है वो अभिलाष हो गई है। मैं ये प्रोसेस फिर दोबारा करता हूँ। एक्सेल पे आया, इसे हटाया और इस बार सिलेक्ट किया मैंने B2, तो इस टाइम मेरा एक्टिव सेल B2 है। मैं अपने कोड को फिर रन करता हूँ, रन। दोस्तों मेरी एक्टिव सेल की वैल्यू अभिलाष हो गई है। मतलब कि एक्टिव सेल बनाने के लिए पहले मैं एक्सेल शीट पे गया, उसे सिलेक्ट किया और फिर VBA पे आके उसे रन किया। तो हर बार क्या मैं एक्टिव सेल एक्सेल पे जाकर ही बनाऊंगा क्या? तो मैं एक्टिव सेल अब VBA के थ्रू बनाता हूँ। इसे मैं हटा देता हूँ, इसे भी हटा देता हूँ। यहाँ मैं लिखूंगा रेंज। जैसे मैं B2 सेल को एक्टिव सेल बनाना चाहता हूँ तो मैं B2 डॉट सिलेक्ट, रन। देखो दोस्तों मेरा B2 इस टाइम सिलेक्टेड हो गया और ये सिलेक्टेड हो गया तो मेरा ये एक्टिव सेल बन गया है। अब मैं एक्टिव सेल डॉट वैल्यू, इसकी मैं वैल्यू अभिलाष कर देता हूँ, अभिलाष। इसे फिर रन करता हूँ तो देखो दोस्तों मेरा B2 में अभिलाष आ गया है। इसे मैं हटा देता हूँ। अब मैं एक्टिव सेल C3 को बनाऊंगा और उसकी वैल्यू अभिलाष करूंगा। तो यहाँ मैं C3, इसे मैं रन करता हूँ तो देखो दोस्तों इसने पहले एक्टिव सेल C3 को बनाया और फिर उसकी वैल्यू अभिलाष कर दी है। एक एग्जांपल और लेते हैं, मैं इसे हटा देता हूँ। इस बार मैं एक्टिव सेल A1 को बनाऊंगा और फिर उसकी वैल्यू अभिलाष करूंगा। यहाँ मैं डाल देता हूँ A1, रन। तो देखो दोस्तों इसने पहले एक्टिव सेल A1 को बनाया है और फिर उसकी वैल्यू अभिलाष कर दी है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने एक्टिव सेल को सही से समझा होगा कि कैसे मैंने इस कोड के थ्रू पहले एक्टिव सेल बनाया है और फिर उस एक्टिव सेल पर एक्शन किया है। इसके बाद बारी आती है ऑफसेट की, कि ऑफसेट क्या है। अब हम इसे समझते हैं। तो दोस्तों ऑफसेट हमारी ऐसी प्रॉपर्टी है जो किसी पर्टिकुलर रेंज को रेफरेंस मानकर हमारी डिजायर रेंज रिटर्न करती है। एक बार और रिपीट करता हूँ, ऑफसेट हमारी ऐसी प्रॉपर्टी है जो किसी पर्टिकुलर रेंज को रेफरेंस मानकर हमारी डिजायर रेंज रिटर्न करती है। इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो फिर चलते हैं अपने एक्सेल पर। तो जिस रेंज का मैं रेफरेंस लूँगा वो है D4 और जो मुझे रेंज चाहिए रिटर्न में वो है F5। तो फिर लिखता हूँ अपना कोड, विजुअल बेसिक, यहाँ मैं सब रूटीन लिखता हूँ, सब माई ऑफसेट पैरेंथेसिस ओपन क्लोज। इसे मैं साइड कर देता हूँ। जिस रेंज का मैं रेफरेंस लूँगा वो है मेरे D4, तो मैं पहले रेंज D4 लेता हूँ, रेंज D4 डॉट, अब मैं लगाऊंगा ऑफसेट पैरेंथेसिस ओपन। दोस्तों जैसे ही मैंने पैरेंथेसिस ओपन किया है तो मेरा ऑफसेट का सिंटेक्स आ गया है। यहाँ आप लास्ट में देखोगे कि ये एज अ रेंज लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ऑफसेट एज अ रेंज रिटर्न करेगा और जो ये पैरामीटर लेगा वो है रो ऑफसेट और कॉलम ऑफसेट। तो इस रो ऑफसेट और कॉलम ऑफसेट को जानते हैं कि ये क्या होता है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं रो ऑफसेट से। रो ऑफसेट होता है कि हमारी डिजायर्ड रेंज रेफरेंस रेंज से कितनी रो ऊपर है या फिर कितनी रो नीचे है। जैसे कि मेरी रेफरेंस रेंज है D4 और मेरी डिजायर्ड रेंज है F5। तो मेरी रेफरेंस रेंज से मेरी डिजायर्ड रेंज एक रो डाउन है तो मैं यहाँ लिखूंगा 1। अगर ये एक रो ऊपर होती तो मैं -1 लिखता, अगर 2 होती तो -2 लिखता। अगर मेरी डिजायर्ड रो रेफरेंस रेंज से डाउन जाए तो मैं प्लस में लिखूंगा और अगर रो ऊपर जाए तो मैं माइनस लिखूंगा। तो अब कॉलम ऑफसेट देखते हैं।
दोस्तों कॉलम ऑफसेट होता है कि हमारी डिजायर्ड रेंज रेफरेंस रेंज से कितनी कॉलम आगे है या फिर कितनी कॉलम पीछे है। जैसे कि इसी एग्जांपल में मेरी डिजायर्ड रेंज F5 मेरी रेफरेंस रेंज से 2 कॉलम आगे है, तो मैं यहाँ पे कॉलम ऑफसेट में लिखूंगा 2। अगर ये 2 कॉलम पीछे होता तो मैं यहाँ पे लिखता -2 और पैरेंथेसिस क्लोज। पैरेंथेसिस क्लोज के साथ ही इस ऑफसेट ने डिजायर्ड रेंज रिटर्न कर दी है। अब आप जो चाहें इस रेंज के साथ कर सकते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूं कि इस रेंज की वैल्यू चित्रेश हो जाए, तो मैं लिखूंगा डॉट वैल्यू इक्वल टू चित्रेश, रन। तो देखो दोस्तों मेरा F5 में चित्रेश आ गया है, जो कि मेरी डिजायर्ड रेंज थी। और मैं एग्जांपल लेता हूँ। इस बार मैं डिजायर्ड रेंज F3 को बनाता हूँ, इसे मैं हटा देता हूँ। तो मैं देखूंगा कि मेरी डिजायर्ड रो रेफरेंस रेंज से कितनी रो ऊपर है या फिर कितनी रो नीचे है। जैसे मेरा F3 D4 से 1 रो ऊपर है, तो यहाँ मैं दूंगा -1। और मैं अब कॉलम देखूंगा, मेरा F3 D4 से 2 कॉलम आ गया, तो मैं यहाँ 2 ही रहने देता हूँ और इसकी वैल्यू चित्रेश ही कर देता हूँ, फिर रन। तो देखो दोस्तों मेरा F3 में चित्रेश आ गया है। और एग्जांपल लेते हैं। इस बार मैं B2 को डिजायर्ड रेंज बनाता हूँ, तो मैं देखूंगा कि B2 D4 से कितनी रो ऊपर है, तो ये 1 और 2, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा -2। अब मैं कॉलम देखूंगा कि ये कितना कॉलम राइट है और कितना कॉलम लेफ्ट है। तो मेरा B2 2 कॉलम पीछे है, तो यहाँ मैं -2 लिखूंगा और मैं इसी की वैल्यू चित्रेश कर देता हूँ, रन। तो देखो दोस्तों मेरा B2 में चित्रेश आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं। इस बार मैं डिजायर्ड रेंज B6 को मानता हूँ, तो सबसे पहले मैं रो ऑफसेट देखता हूँ। ये 2 रो नीचे है, तो मैं +2 लिखता हूँ। और मैं अब कॉलम देखता हूँ कि वो कितना आगे है और कितना पीछे है। तो मेरी B6 D4 से 2 कॉलम पीछे है, तो मैं यहाँ -2 ही रहने देता हूँ, फिर इसे रन करता हूँ। तो देखो दोस्तों मेरा B6 में चित्रेश आ गया है। और दोस्तों ध्यान रहे, अगर आप ऑफसेट में कोई पैरामीटर नहीं देते तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑफसेट 0 0 लेता है। इसका मतलब ये है जो मेरी रेफरेंस रेंज है ऑफसेट उसे ही रिटर्न कर देगा। जैसे इस पैरामीटर में कुछ नहीं देता और मैं चित्रेश रहने देता हूँ और फिर मैं इसे रन करता हूँ। तो देखो दोस्तों इसने जो मेरी रेफरेंस रेंज थी वही रिटर्न कर दी है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने ऑफसेट को सही से समझा होगा। अगर आप रिलेट करें तो ये कुछ मैथ के कोऑर्डिनेट चैप्टर की तरह है, जिसमें ओरिजिन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है। जिस तरह से हम ओरिजिन को रेफरेंस मानकर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट डिसाइड करते हैं, उसी तरह से यहाँ पर हम रेफरेंस रेंज को ओरिजिन मानकर अपनी डिज़ायर्ड रेंज की पोजीशन डिसाइड करते हैं कि वो कितनी रो ऊपर है, कितनी रो नीचे है, कितना लेफ्ट है और कितना राइट है। अब मैं जल्दी से रिकैप करता हूँ कि इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा। पहले हमने एक्टिव सेल को सही से जाना, उसके बाद ऑफसेट पर आए, रो ऑफसेट को देखा और अंत में कॉलम ऑफसेट को भी जाना। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम हायरार्की के बारे में पढ़ेंगे और इसकी VBA कोड में हमें क्यों ज़रूरत होती है। तो फिर इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।